नमस्कार बच्चों। मैकेनिक्स की आज की क्लास में चूंकि काफ़ी डिले हो गई है क्लास, मैकेनिक्स का एक क्लास के बाद थोड़ा गैप हो गया है, तो आज की जो क्लास होगी आप मैकेनिक्स की पहली क्लास मतलब मशीन वाला चैप्टर, बेसिकली चैप्टर 6 जो हम लोग पढ़ रहे थे, मशीन था, या जिसको सिंपल लिफ्टिंग मशीन भी बोलते हैं हम लोग। जैसे मशीनें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यदि हम लोग जो मशीन पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स पढ़ रहे हैं, सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, ठीक है ना। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक आप यहां पर पढ़ेंगे मशीन में, वो वही मशीनें पढ़ेंगे जो कोई ना कोई भार उठाने के काम आ रही होंगी। मतलब लोड उठाने में जो मशीनें काम आती हैं उनको हम लोग लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले ही पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है ना। उसमें जो टर्म यूज हुए हैं, जैसे आपका वेलोसिटी रेशियो है, मैकेनिकल एडवांटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, वो आपने थ्योरी में तो पढ़ा, लेकिन मैं आपको पूरा एक सिस्टम बताना चाहता हूं। इस चैप्टर का जो उद्देश्य है, उसके बाद आज के फर्दर सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन पूरा सिस्टम मैं आपको बता दूं। देखिएगा, लिफ्टिंग मशीन का मतलब क्या होता है, लिफ्टिंग में मशीनों की जरूरत क्यों पड़ी, तो बेसिक इसको बात समझिएगा। मुझे यदि ये पानी की बोतल उठानी है तो मैंने उठा लिया, क्या इसमें मशीन लगाना पड़ेगा? मेरा हाथ एक मशीन, मतलब उसी से उठा सकता हूं। लेकिन क्या हर समय हर तरह का लोड कम एफर्ट के साथ उठाया जा सकता है? तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। भारी से भारी लोड को आराम से आप नहीं उठा सकते। उसको उठाने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा ताकि आपका एफर्ट, प्रयास या आयास जिसको बोलते हैं, वो कम से कम लगे और आप लोड ज्यादा से ज्यादा उठा सके। तो आपने किसी चीज को उठाने में, यदि 1 न्यूटन का बल लगा और उस बल से आपने 100 न्यूटन का भार उठा दिया, तो जानते हैं आप कितने फायदे में गए? 100 गुने फायदे में गए। और वही 100 मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ही होता है, ये बहुत अच्छा टर्म है, मैं इस पर क्यों जोर दिया हूं थोड़ी देर में पता चलेगा। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। ये चीज का ध्यान रखिए। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा होगा, तय है ये। जितना अच्छा, सबसे अच्छी लिफ्टिंग मशीन कौन सी कही जाएगी? जिसमें कम से कम प्रयास लगा के ज्यादा से ज्यादा भार क्या किया जा सके, उठाया जा सके। उसी को हम लोग कहते हैं कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत हाई है। तो हम किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज हाई चाहते हैं। अगर मैकेनिकल एडवांटेज सिर्फ एक रहे तो कोई खास फायदा नहीं। हालांकि कुछ स्थितियों में ऐसी मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एक रहे, तो उस पर भी मैं आऊंगा क्यों एक रहता है। कई बार हमको बल लगाने में, जैसे मान लीजिए ये पानी की बोतल है, हम जितना बल लगाएंगे, जैसे इसका जितना वेट है हम उतना ही उठाएंगे। लेकिन कहेंगे, मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि ठीक है, इस पानी का बोतल का वेट पानी के साथ मान लीजिए 400-500 ग्राम है या 200 ग्राम है, जो भी मान लीजिए 200 ग्राम का वेट उठा लिए, ठीक है, और उठ गया ये। अब कोई कह दे नहीं, आपको अपने बाल से उठाना है इसको, और आपको इन 2 उंगलियों से उठाना है, कितनी देर उठा पाएंगे आप? थोड़ी देर में हो सकता है छूट जाए। ये 2 उंगलियों से मैं जो वेट पकड़ के उठाया हूं, हो सकता है थोड़ी देर में छूट जाए। तो कैसे लोड को उठाया जा रहा है? आप एक ही मशीन ज्यादा ताकत लगा सकती है, कम ताकत लगा सकती है। आपका शरीर भी हर दिशा में, हर स्थिति में बराबर ताकत नहीं लगा सकता। तो कई बार ऐसा हमें होता है कि हमारे पास ताकत तो होती है लेकिन सही एंगल नहीं मिल पाता। तो हम ऐसी मशीन लगाते हैं जो सिर्फ बल की दिशा को बदल दे, यानी हम जिस दिशा से उठाना चाहते हैं उस दिशा में ला दे, और तब हम लोड को आसानी से उठा पाए। तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना पहला उद्देश्य है किसी लिफ्टिंग मशीन का। लिफ्टिंग मशीन का पहला उद्देश्य है कि हम मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाएं, यानी कम प्रयास से ज्यादा। इन केस कई बार ऐसा भी उद्देश्य होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज भले ना बढ़े, लेकिन हमारे लगाए गए प्रयास की दिशा हम अपने हिसाब से निर्धारित कर सकें, उसके लिए भी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब सिंपल लिफ्टिंग मशीन में मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी लिफ्टिंग मशीन हो, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, लीवर का ही लगता है। लीवर ही वो सबसे बेसिक मशीन है, लीवर सबसे बेसिक मशीन है जिस मशीन का प्रयोग करके हम लोग उठा सकते हैं।
तो अभी आएंगे हम मशीनों की लिस्ट देखेंगे, सिंपल लिफ्टिंग मशीनों की, जिसमें हम लोग एक एक मशीन को, लीवर क्या है, पुली क्या है, विंच क्रैप क्या है और स्क्रू जैक क्या है, सबको देखेंगे। और सब में देखेंगे कि किस मशीन का कितना मैकेनिकल एडवांटेज है, कितना उसका एफिशिएंसी है, यही इस चैप्टर में देखना है। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक टॉपिक जो इस चैप्टर में और आते हैं वो देखा जाएगा। उद्देश्य से पहले समझ में आया कि किसी भी लिफ्टिंग मशीन को पढ़ने का उद्देश्य है, समझने का उद्देश्य है कि हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ा सकें। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज यदि बढ़ेगा तो वेगानुपात भी उसके साथ साथ बढ़ता है, उसके साथ साथ बढ़ता है। वेगानुपात क्या होता है, तो मैंने बताया था कि भार द्वारा चली गई दूरी और प्रयास द्वारा चली गई दूरी, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, अगर आप कम प्रयास लगाएंगे तो आपको ज्यादा भार चलना पड़ेगा, मतलब ये दोनों, इसका गुणनफल आपस में बराबर होता है ना, अगर एफिशिएंसी 1 हो तो। खैर वो स्टेटमेंट अच्छा नहीं है कि दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। मेरा कहने का ये अर्थ होता है कि दोनों में चेंजिंग एक साथ होती है, रिलेशन एक साथ सेट होता है। अभी उस पर भी बात की है, लॉ ऑफ मशीन जो पहले आप पढ़े हैं उसमें हमने ये बताया। आज जो टॉपिक थ्योरेटिकल इस चैप्टर से आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहले लिफ्टिंग मशीनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ लिफ्टिंग मशीन, इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यदि बना तो इससे बन सकता है। क्या है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इनका एप्लीकेशन मतलब होता है कहां ये प्रयोग किए जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इनका प्रयोग किया जाता है कहां कहां पे, निर्माण उद्योग में, भवन निर्माण, पुल, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे में भारी सामग्री उठाने और स्थानांतरित करने के लिए इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। भारी सामग्री को उठाना और स्थानांतरित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी ये किस, इंग्लिश में लिखा है कि यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मटेरियल्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, रोड एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये उन जगहों पर प्रयोग किया जाता है। गोदाम और लॉजिस्टिक, यानी गोदाम में माल को व्यवस्थित करने के लिए, स्टोर करने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, इन जगहों पे भी उन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरियों में मशीनरी उपकरण और कच्चे माल को उठाने में, जहां भी उठाने की जरूरत पड़ी, भारी भारी सामान है और मजदूर उसको उठा रहे हैं, तो इन सारे इंडस्ट्री में, शिपिंग और पोर्ट में जहां जहाजों में माल लोड अनलोड होता है उन जगहों पे भी इनका प्रयोग होता है। माइनिंग इंडस्ट्री में भारी पत्थर या खनिजों को निकालने के लिए, वाहन सेवा केंद्र यानी ऑटोमोबाइल रिपेयर और सर्विसेज में इनका प्रयोग होता है। बिजली उत्पादन यानी पावर प्लांट जहां होते हैं वहां टरबाइन, जनरेटर, अन्य भारी उपकरणों की स्थापना और रखरखाव। हवाई अड्डे और रेलवे में इनका प्रयोग होता है। स्टील और धातु उद्योग में, अग्नि, जितना आप जानते हैं जहां जहां लोड उठाने की जरूरत पड़ती है उनका नाम आपको याद रखना है। उन सारी जगहों पे लिफ्टिंग मशीन्स का प्रयोग होता है। एप्लीकेशन ऑफ लिफ्टिंग मशीन यही। इसके लाभ क्या क्या है लिफ्टिंग मशीन के? भारी भार को आसानी से उठाने में मदद करती हैं, जिससे मैनुअल श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है। यानी मजदूर खुद से लोड उठाएगा तो थक जाएगा, कम काम कर पाएगा, तो भारी काम को आसान बनाती हैं। मशीनों के उपयोग से सामान को जल्दी उठा और स्थानांतरित समय बचता है। एक तो मैनुअल श्रम यानी लेबर कम करना पड़ता है, दूसरा तेजी से काम पूरा होता है, तीसरा है कंट्रोल्ड वे में उठती है, किसी को चोट लगने की संभावना कम रहती है, कंट्रोलिंग तरीके से, नियंत्रित तरीके से उठा के रखा जा सकता है, घायल होने की संभावना कम रहती है। मशीनों की मदद से अधिक भार उठाया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। दीर्घकालीन लागत, लंबे समय तक अगर आप मजदूर से काम करवाएं और मशीनों से काम करवाएं तो जो कॉस्ट होती है उसमें काफी अंतर पड़ जाता है, एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है और इन मशीनों का उपयोग इन सारी जगहों पे किया जा सकता है। आधुनिक लिफ्टिंग मशीनें ऊर्जा कुशल यानी एनर्जी इफिशिएंट होती हैं और कम ऊर्जा खपत में अधिक भार उठा सकती हैं। ठीक है ना? अब ऐसे आप समझिए कि पहले राजा महाराजा लोग रहते थे सिंहासन बैठ के, तो पंखा जलने के लिए भी 2 लोग लगे रहते थे। यानी 2 लोग दिन भर अगर पंखा चला रहे हैं, 500-500 रुपया ले रहे हैं, तो 1000 रुपया लगा राजा साहब को केवल हवा देने के लिए। आज राजा साहब क्या करते हैं, एक बटन दबाते हैं, दिन भर में 50 रुपए की बिजली खर्च होगी या 40 रुपए की बिजली खर्च होगी और पंखा राजा साहब को लगता रहे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां मैनुअल काम था, उस समय राजाओं के पास भी उतनी सुविधा नहीं थी जितना आज आम आदमी के पास। तो ये सब फायदे हैं। मशीनें लंबे समय तक काम करने में सक्षम होती हैं, बिना थके लगातार काम कर सकती हैं। मशीनों का उपयोग उत्पादों को सुरक्षित रूप से संभालने में मदद करता है, जिससे क्षति की संभावना कम होती है। अब ये सब मशीनों के एप्लीकेशन थे और एप्लीकेशन के साथ साथ में उसके लाभ थे। एक टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है जो अभी अभी आपने देखा, वो है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्या होता है
किसी मशीन में मैक्सिमम कितना मैकेनिकल एडवांटेज मिल सकता है और उसको कैसे समझा जाए, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। आप ये कर्व पहले भी पढ़े हुए हैं, पहले मैंने लॉ ऑफ मशीन में पढ़ाया था आपको क्या, कि यदि किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास के बीच में कोई संबंध दिखाने वाला आरेख है या कोई संबंध है, तो वही उस मशीन का लॉ कहलाता है। मशीन का लॉ जो होता है वो होता है P इज इक्वल टू MW प्लस C, यानी ये सरल रेखा सिंपल लाइन के इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो करता है। यदि आप P प्रयास लगाएंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि W लोड उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका, जैसे यहां पे W लोड उठाना है तो मशीन के दो कांस्टेंट होते हैं, एक M और एक C। C घर्षण में हुई ऊर्जा हानि है, M जो है एक कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच में एक गुणांक है, ये इन दोनों का वैल्यू किसी मशीन के लिए पता हो, जो कि हम लोगों ने निकालना भी सीखा था, इन दोनों का वैल्यू पता हो तो कि W मान लो 500 किलो न्यूटन उठाना है, तो आप आसानी से बता देंगे कि प्रयास P कितना लगाना पड़ेगा उस मशीन के लिए। हर मशीन के लिए अलग अलग कांस्टेंट होते हैं। हर मशीन लोड उठाने में जरूर नहीं कि एक ही प्रयास ले, हर मशीन लोड उठाने के लिए अलग अलग प्रयास लेती है, यानी अलग अलग एफर्ट आपको डालना पड़ता है, डिपेंड करता है उसके कांस्टेंट पे। अब यहां पर हम लोग देखते हैं क्या कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज आप जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज होता है W/P, ये आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है। अब आप एक चीज जानिएगा कि W/P का वैल्यू होता है MW प्लस C। आप जानते हैं कि P बराबर जो होता है एफर्ट, वो MW प्लस C होता है। अब इसी मैकेनिकल एडवांटेज में यहां पे मैं W को कॉमन कर रहा हूं नीचे से, तो W निकालूंगा तो बचेगा M, लेकिन यहां तो W है नहीं तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मींस यहां W कॉमन करने पे M प्लस C/W, यानी अंदर भेज के देखिए MW अब प्लस ये W कैंसिल, तो MW प्लस C ही है, ये बस लिखा ऐसे ही। अब ऐसी स्थिति में आप जानते हैं अच्छे तरीके से, इस स्थिति में C/W यानी C क्या है, घर्षण में एफर्ट जो नुकसान हुआ। जैसे किसी मशीन पे आप लोड लगाते हैं तो थोड़ी देर तक वो मशीन नहीं हिलती है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोकता है, तो कुछ एफर्ट तो आपका ऐसे ही लॉस हो गया। और जब आप खींचते हैं तो एक भयंकर लोड लास्ट में मूव करता है, तो भयंकर लोड W काफी ज्यादा है उठाया गया भार, और जो लॉस इन एफर्ट है वो बहुत कम है। तो किसी आइडियल मशीन में जिसमें घर्षण में हुई हानि लगभग ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो जब C बहुत कम हो जाएगा तो यहां पर बेटा C/W लगभग शून्य हो जाता है। तो ये इसीलिए लिखा गया है कि MW बराबर, देखो ये W से W तो कैंसिल हो गया, बचा 1 ये नीचे M प्लस C/W। अब फॉर एन वेरी एनर्जी एफिशिएंट मशीन C/W विल बी वेरी लेस, क्योंकि फ्रिक्शन में बहुत थोड़ी सी ऊर्जा लॉस होती है, जबकि ये बहुत ज्यादा है। मान लो ऊपर यार देखो C मान लो 2 है और नीचे उठाया गया भार जो है मान लो 20,000 है, ऐसे। तो आप ये बताइए, ये कैंसिल होगा तो बचेगा 1/10,000, इसका वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ना। इसलिए इस जो कि प्लस में है, तो आप यहां मान लो 10 है, आप 10 प्लस 0.000, तो ये बहुत कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एक आइडियल मशीन के लिए या एक एनर्जी इफिशिएंट मशीन के लिए बहुत अच्छी मशीन है तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू देखो, वैसे तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ये है, वैसे तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ये है, लेकिन अधिकतम मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है, तभी जब फ्रिक्शनल लॉस शून्य हो जाए। फ्रिक्शनल लॉस C को शून्य करेंगे तो ये सबसे हाई हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जितना कम रहे उतना अच्छा है। अरे भाई नीचे जितना कम रहेगा वो इतना ज्यादा होगा। इस स्थिति में इसको शून्य करने का मतलब C को क्या करना है, लगभग शून्य करना। इन केस ऑफ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, यानी मैकेनिकल एडवांटेज सबसे हाई होगा, तो फ्रिक्शनल यानी ऐसी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज आप चाहते हैं बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा फायदा मिले, तो फ्रिक्शन में लॉस उस मशीन में कम से कम हो, यानी फ्रिक्शनल लॉस ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। और ऐसी स्थिति में जब हम इसको 0 करते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी यही MA मैक्स हो जाता है और वैल्यू होती है 1/M, यानी MA के मैक्सिमम मान के लिए
W मैक्सिमम होगा अर्थात C बाई W न्यूनतम होगा, अतः इसे नगण्य माना जा सकता है, इसलिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1/m होती है। यानी आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो किसी मशीन का कांस्टेंट जो m है उसी पर डिपेंड करता है, और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 1/m होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल लॉस लगभग 0 होता है। समझ में आ गई बात यहां पे। तो ये था मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला था, उसमें P को हमने एफर्ट के रूप में रखा है, बाकी आप सामने चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आराम से देखेंगे, एकदम क्लियर है समझ। ये हमने ग्राफ क्यों बना दिया है यहाँ पे, क्योंकि आपको रिकॉल हो जाए, याद आ जाए। यानी यहाँ पे C क्या एफर्ट है, P एक्चुअल लगा, ये C लॉस हुआ, वहां P आइडल, समझ गए ना। अब आता है मैक्सिमम वेलोसिटी एफिशिएंसी। मैक्सिमम वेलोसिटी सॉरी एफिशिएंसी किसी मशीन की कितनी हो सकती है, तो आप जानते हैं एफिशिएंसी बराबर जो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। ये फॉर्मूला आप पहले भी डिराइव करके पढ़ चुके हैं। यानी किसी मशीन की दक्षता मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है। फिर से वही बात आती है कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है W अब बाई P। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W बाई P, यही ना होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज को W बाई P लिखे, नीचे तो VR है ही, तो W बाई P, ये VR नीचे का नीचे हमने लिख दिया यहाँ। अब यहां पर देख रहे हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो आई है, एफिशिएंसी जो आ रही है वो W बाई VR है। अब फिर P को मैं MW प्लस C लिख रहा हूं, जैसे कि पीछे लिखा था मैंने, फिर यहां पर मैंने MW प्लस C लिख दिया, ठीक है। अब आप फिर से जानते हैं कि इसको मैंने लिखा W डिवाइडेड बाई VR, और फिर से यहां पे मैं W को कॉमन करूंगा तो M बाई C बाई W, M प्लस C बाई W। फिर से एक अच्छी एफिशिएंसी के लिए, किसी मशीन की एफिशिएंसी यानी दक्षता सबसे ज्यादा कब होती है, जब मशीन में लॉसेस बहुत कम से कम होते हैं। फिर से C बाई W को हम 0 करेंगे जब, तो आएगा 1 बाई VR इंटू, यहाँ क्या बचेगा M प्लस CW। अब ये पूरा 0 होगा, यानी यहां पर आ जाएगा 1 बाई, नीचे देखिए यहाँ VR यहाँ पे है पूरा M प्लस। तो एक चीज जान लीजिएगा यहाँ पे Nmax बराबर VR, और 1 बाई यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ M, क्योंकि ये 0 हो गया। तो 1 बाई VR इंटू M होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, तो 1 बाई M इंटू VR। कैसे हुआ है, बस हम लोगों ने फॉर्मूले में P की जगह पर MW प्लस C रखा है, और C बाई W जो कि बहुत ही ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है एक एफिशिएंट मशीन के लिए, उसको 0 कर दिया है लगभग, यानी नगण्य मान लिया है। तो उस स्थिति में जो अधिकतम एफिशिएंसी किसी मशीन की आती है वो 1 बाई M इंटू VR होती है। तो M दैट इज कांस्टेंट, वही निर्धारित करता है किसी मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। समझ में आ गई बात। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है, और इनके ये फॉर्मूले जो लास्ट में आए हैं ये भी याद रखने हैं। क्लियर है सभी को बात, क्लियर है ना। तो इसको याद रखिएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन। अब एक टॉपिक आता है आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए मशीन। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये भी पूछता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मशीन में अंतर बताइए, या किसी मशीन की रिवर्सिबिलिटी क्या होती है उसको डिफाइन करिए। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मशीन में अंतर, किसी मशीन की रिवर्सिबिलिटी क्या होती है वो, ये सब आपको बताना है। ऐसी स्थिति में आप ये बताइए, नाम से इनके क्लियर है। देखिए कई मशीनें ऐसी होती हैं जिन पर आप लोड लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो मशीनें उस लोड को उठाती हैं, लेकिन जैसे ही आप मशीन को छोड़ेंगे वो रिवर्स हो जाता है, लोड अपनी जगह पे वापस चला जाता है। ऐसी मशीनों को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन्स। ऐसी मशीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन। देखिए पीछे हमने एक टॉपिक सबसे पहले पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ मशीन, जो मशीनें लिफ्टिंग मशीन का एप्लीकेशन। दूसरा हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन। तीसरा हमने पढ़ा मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए मशीन, या फिर कह सकते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मशीन। ये आप सिलेबस में अपने देख लीजिएगा, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे लिखे हुए, ठीक है ना। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्क्रमणीयता हिंदी में, यानी कोई मशीन पर लोड लगा और लोड हटाने के बाद वो लोड मतलब हमने लोड किसी मशीन पर हमने एफर्ट लगाया, एफर्ट जब लगाते हैं हम तो लोड उठता है लिफ्टिंग मशीन पे, और एफर्ट छोड़ देने पे यदि लोड अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। और ऐसी मशीन जिसमें हमने एफर्ट लगाया,
लोड उठा लेकिन लोड अपनी स्थिति में वापस नहीं गया। इस स्थिति को ध्यान से समझिएगा, क्या इसमें से कौन सा सही लग रहा है आपको, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? अपने मन में जवाब बनाइए कि रिवर्सिबल मशीन ठीक है या इरिवर्सिबल मशीन ठीक है। अब रिवर्सिबल का मतलब यह होता है क्या कि कुछ मशीनें जिसमें रिवर्सिबिलिटी जरूरी है, जैसे ये भाई साहब बॉडी बिल्डर, ये इस समय कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? जो बच्चे जिम जाते हैं मुझे बताएं जरूर, ठीक है ना, कि ये इस समय जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कौन सा है। इन्होंने रोप को ऐसे पकड़ा और इस तरीके से क्या किया, इस तरीके से ऐसे नीचे ले गए लोड, ठीक है ना। अब जब ये नीचे ले जा रहे हैं तो ये लोड यहां पर ऊपर उठता है। जिम में मशीन मिल जाएगी आपको, यहां एक पुली लगी रहती है, घिरनी लगी रहती है, ये रस्सी उस पर आती है घिरनी पे, वापस छोड़ेंगे तो वो वापस से लोड नीचे चला जाता है। क्या ये ऐसा होता कि एक बार खींच दिए फिर नीचे जा ही नहीं रहा है, तो कैसे एक्सरसाइज होगी? तो आप बताइएगा कि ये कौन से बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो रही है? जो लोग जिम वाले हैं तो बताएं जल्दी कि किसकी एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है ना, ट्राइसेप, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बॉडी का जो होता है यहाँ वाला, उसको ट्राइसेप बोलते हैं, मालूम है ना। मैं भी एक बार जोश जोश में जिम चला गया था, ठीक है, तो उस दिन मुझे पता चला कि 4-6 एक्सरसाइज होती है, 4-6 बड़ी छोटी मसल होती है, तो उसी को ट्रेन कर दिया जाता है। तो कुल मिला जुला के चलिए इस पर चर्चा कभी और करेंगे। मैं जिम में अगर रहता तो मैं अच्छा ट्रेनर होता, ठीक है। अपना नहीं बना पाऊंगा लेकिन आपका बनवा दूंगा। तो बॉडी, तो इनका जो है ये जो मशीन अभी यूज कर रहे हैं, वैसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि इनके लिए जो मशीन बनी है ये रिवर्सिबल मशीन ही ठीक है। अब ऐसा हो कि मान लीजिए आपकी कार खराब हो गई, मतलब हम लोग गरीब हैं, कार चलो अब मान लेते हैं, कार खराब हो गई, तो कार का पहिया खराब का मतलब कार का पहिया पंचर हो गया, तो क्या करेंगे आप, पहिया कैसे निकालेंगे? तो आप देखते हैं स्क्रू जैक उसके साथ रहता है, कार के नीचे उसको लगाते हैं, हैंडल घुमाते हैं और कार ऊपर उड़ जाती है। क्या होगा कि हैंडल ऐसे घुमा रहे हैं, उठ रही है, जैसे हैंडल छोड़े वापस आ जाए अपनी जगह पे, तो वहां तो वो ठीक नहीं है। तो वहां पर स्क्रू जैक एक ऐसी मशीन है जो इरिवर्सिबल टाइप की है, इरिवर्सिबिलिटी रहती है, वो रिवर्स नहीं हो सकता, उसमें लोड जब तक आप नहीं उसको अनजैक करेंगे तब तक वो नहीं वापस आएगा अपनी जगह पे। तो कई जगह पर हमको ऐसी मशीन जरूरी होती है जहां रिवर्सिबिलिटी हो, और कई जगह ऐसी मशीन जरूरत होती है जहां रिवर्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है, उसको इरिवर्सिबल होना है। तो आप यहां पर दोनों मशीनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, उसको देखिएगा, मैथमेटिकली क्या अंतर होता है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि अच्छा ये बताओ, ये ऐसे खींचा होगा यहां पे, ठीक है ना, ध्यान समझना, इसने ऐसे खींचा तो एक प्रयास लगाया P, ठीक है ना, एक प्रयास लगाया इसने P प्रयास लगाया, तो लोड गया ऊपर, ठीक। आप ये लोड ऊपर गया तो ये किस वजह से गया, इनपुट एनर्जी, हमने अपनी एनर्जी लगाई, इनपुट किया। इनपुट मतलब हमने इस मशीन के अंदर कुछ एनर्जी इन कराई, तो मशीन के लिए वो इनपुट एनर्जी हुई। फिर मशीन तुरंत वापस आएगा अपनी स्थिति में। उस समय जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये एक आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा, एक आउटपुट, मतलब हमने दिया इनपुट मशीन को, मशीन इनपुट लेके अब उस एनर्जी को वापस छोड़ेगी आउटपुट के रूप में। आउटपुट जब ये छोड़ रही होगी उसी समय इमेजिन करिए कि यहां का जो रस्सी इस पुली पे चढ़ा हुआ है ऐसे, उस रस्सी में इतना घर्षण दे दिया जाए कि रस्सी सरक ही ना पाए, यानी कि आउटपुट एनर्जी जो है वो तो चाहता है कि मशीन नीचे आ जाए। ध्यान समझिएगा, ये किस मशीन की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल मशीन की, ठीक है ना। आउटपुट एनर्जी इसको वापस ला रहा है, लेकिन इन केस यहां पर जो रस्सी है, जैसे मान लो कोई ऐसे रस्सी होता है, खींच दिए एकदम जाम हो गया, वापस से नहीं जा रहा, वापस से क्यों, रस्सी जाम हो गई है, उसमें फंस रहा है, उसमें ग्रीस मोबिल डालते रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऑयलिंग नहीं सही है या कोई दिक्कत है या खांचे वाचे कटे हैं, मशीन वापस नहीं जा रही, यानी कि यहां पे फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है। तो बेटा जो फ्रिक्शनल लॉस होता है, फ्रिक्शनल लॉस, ठीक है ना, फ्रिक्शनल लॉस काफी कम होता है इस मशीन में, इस वजह से आउटपुट एनर्जी हाई होती है तो नीचे चला जाता है। अगर ऐसा हो जाए कि फ्रिक्शनल लॉस आउटपुट एनर्जी से ज्यादा हो जाए, यानी
फ्रिक्शनल लॉस इतना ज्यादा हो जाए कि सारा आउटपुट जो है, जो मिलना है मशीन को, वो लॉस करा दे, फ्रिक्शन ही आउटपुट के रूप में, इसमें कुछ बचे ही ना, ताकि ये नीचे ही नहीं जाता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस मशीन की, यानी मैं आपको बात करूं, इसमें बोला गया है क्या, जिस मशीन में लोड विपरीत दिशा में चलने लगता है, जैसे ही लागू प्रयास को हटाया जाता है, यानी जो एफर्ट है उसको हटाने पे वापस जाने लगता है लोड, तो ऐसी मशीन को प्रतिवर्ती मशीन, यानी क्या कहते हैं इसको हम लोग, रिवर्सिबल मशीन कहते हैं, रिवर्सिबल मशीन। इस मशीन में हमेशा ध्यान रखिएगा आउटपुट जो होता है वो ज्यादा होता है फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल मेन कॉन्सेप्ट यही है, बता, फ्रिक्शनल लॉस से ज्यादा आउटपुट होता है। लेकिन यदि कहीं फ्रिक्शनल लॉस ज्यादा हो गया, यानी फ्रिक्शन में लॉस ज्यादा, अब जैसे कार का पहिया हमको ऊपर उठाना था, तो जो उसमें दांते लगे रहते हैं, जब आप उसको घुमाएंगे ना तो स्क्रू जैक ऊपर चढ़ता है, भार तो उसको दबा ही रहा होता है वापस आने के लिए, लेकिन उसमें खांचा जो कटा हुआ है वो फ्रिक्शन के कारण नीचे नहीं जाता है। यानी स्क्रू जब ऐसे घुमाते हैं आप जैक को ऊपर, तो जो खांचा ऐसे ऐसे घूम के कार को ऊपर उठाए, अब कार तो उसको नीचे दबा रही है, आउटपुट दे रही है, लेकिन उसका जो फ्रिक्शन है स्क्रू के बीच में वो उसको नीचे कार को नहीं आने दे रहा। ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखिए कि कार नीचे नहीं आ पाती है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, घर्षण का प्रतिरोध है, या घर्षण द्वारा ऊर्जा की जो हानि है, या घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, ये ऊर्जा ज्यादा हो जा रही है, आउटपुट एनर्जी उसको कैंसिल नहीं कर पा रहा। अगर आउटपुट एनर्जी हाई हुआ तो ये वाली मशीन हो जाएगी, आउटपुट एनर्जी हाई था, चला गया लेके मशीन को नीचे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हाई होता, रोक देता वहीं पर। तो कुछ मशीनों में जो रिवर्सिबल मशीन है उनके लिए शर्त है कि आउटपुट एनर्जी विल बी हायर देन फ्रिक्शनल लॉस, और इरिवर्सिबल मशीन में फ्रिक्शनल एनर्जी विल बी हायर देन आउटपुट एनर्जी। इतना समझ में आया? तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर आगे चलते हैं। यहां पर लिखा गया है पुली सिस्टम, लीवर, क्रेन आदि अच्छी दक्षता वाली मशीनें उत्क्रमणीय होती हैं। यानी सबसे पहले आपसे बात किया रिवर्सिबिलिटी ऑफ लिफ्टिंग मशीन में, रिवर्सिबल मशीन की बात किया, और जो पुली सिस्टम, जैसे आपने अभी देखा कि ये एक पुली सिस्टम लगा हुआ था यहाँ पे पुली मतलब घिरनी होता है यार, घिरनी जिस पर नसता है रस्सा, तो पुली सिस्टम एक रिवर्सिबल मशीन है। इसी तरह लीवर, यानी कोई चीज ऐसे उठा रहा है फिर छोड़ रहा है वापस हो जा रहा है, क्रेन, ये सब अच्छी दक्षता वाली मशीनें अक्सर उत्क्रमणीय होती हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा अच्छी दक्षता। आप कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल लॉस कम हो, तो जाहिर सी बात है दक्षता अच्छी होगी। यानी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मशीन में किसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो रिवर्सिबल मशीन की। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल मशीन में आउटपुट एनर्जी हाई होती है और फ्रिक्शनल लॉस बहुत कम होता है, फ्रिक्शनल लॉस काफी कम होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा ये याद रखना कि किस मशीन के लिए, रिवर्सिबल के लिए ये होगा, इरिवर्सिबल के लिए इधर बड़ा हो जाएगा, बस इतना याद रखना। बकाया मैं थोड़ा सा फोन आ गया था, तो इसको याद रखना बेसिक दोनों मशीनों के लिए, ठीक है। नाउ अब देखो, इसको हमने मान लिया है कि चलो भाई मान लिया, कुछ कंसीडर किया कि W जो है वो लोड है जिसको उठाया गया है, P लगाया गया प्रयास है, X क्या है एफर्ट जब खींचा जाता है, जैसे आप देखें यहां पे इसने खींचा तो ये उठा, तो ये एक सिंगल फिक्स्ड पुली है, इसलिए जितना ये खींचेगा उतना ही ये उठेगा, लेकिन हर मशीन में ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो प्रयास P द्वारा चली गई दूरी X है और इसके द्वारा चली गई दूरी Y है। मैकेनिकल एडवांटेज यदि 1 होता है तो दोनों बराबर होते हैं, या वेलोसिटी रेशियो 1 होता है तो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप अच्छी एफिशिएंसी की मशीनें प्रयोग करेंगे वैसे वैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी। मतलब आप ज्यादा खींचेंगे तो लोड थोड़ा सा कम उठेगा, लेकिन उठेगा, ये मेन बात है। आप ज्यादा खींचेंगे तो लोड थोड़ा सा कम उठेगा। समझ में आ गई बात? यहां पे ये ध्यान रखिएगा। अब पुली सिस्टम ये सब बता दिया मैंने, लोड X, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, यानी आपने कितना एफर्ट को हिलाया, Y जो है वो मूव बाई लोड, यानी लोड कितना ऊपर उठा। कई जगहों पर ये उल्टा भी होता है किताबों में, तो परेशान मत होइएगा कि सर किताब में तो अलग दिया है, अलग नहीं है, बस हमने माना अलग।
कई जगह पर y इसको मानता है, x इसको मानता है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। VR वेलोसिटी रेशियो है, तो उस केस में इनपुट एनर्जी क्या होगी बताइए, मतलब दिया गया ऊर्जा क्या होगा। अगर आप P प्रयास लगा के x दूरी तक खींचे तो इनपुट एनर्जी Px, क्योंकि इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी ये सब पढ़ चुके हैं। आउटपुट एनर्जी W इंटू वाई, यानी लोड W कुछ दूरी तय किया तो कुल ऊर्जा फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो एनर्जी होती है, वर्क या एनर्जी। तो ये है लोड द्वारा, यानी जो लोड ने काम किया वो आउटपुट एनर्जी, जो हमने लोड पर काम किया इनपुट दिया वो P इंटू एक्स। अब ये ध्यान रखिएगा एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन जो है वो होता है इनपुट एनर्जी माइनस आउटपुट एनर्जी, ये जानते हैं ना। एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन यानी आप इनपुट में अगर 100 न्यूटन मीटर की ऊर्जा दिए या 100 जूल की ऊर्जा दिए, आउटपुट आपको कभी भी 100 जूल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल लॉस होगा। मान लो आउटपुट आपको 80 ही मिला, आपने 100 दिया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा घर्षण में 20 का लॉस हो गया, यानी इनपुट आपने 100 दिया, आउटपुट 80 मिला, तो घर्षण में लॉस कितना हुआ 20। समझ में आ गई बात, यानी कि घर्षण में लॉस 20 हो रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन यानी घर्षण में हानि का फार्मूला ही होता है इनपुट माइनस आउटपुट, यानी Px माइनस WY ये होता है, ठीक है ना। अब रिवर्सिबल मशीन के लिए क्या होगा, हमेशा ध्यान रखें, रिवर्सिबल मशीन के लिए आउटपुट एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन से, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया था आउटपुट एनर्जी ज्यादा होगी एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन से। ये शर्त है एक रिवर्सिबल मशीन की, शर्त आपको सामने दिख रही है, रिवर्सिबल मशीन में आउटपुट एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में आउटपुट एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं कि आउटपुट एनर्जी तो सर W इंटू वाई है, और ये ज्यादा होना चाहिए किससे सर, एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन ये है क्या, Px माइनस WY। अगर दोनों WY को एक तरफ भेजें तो जोड़ करके क्या बना देगा, दोनों WY को इसको उधर भेज दिया तो 2WY ज्यादा होना चाहिए Px से, यही ना, देख लीजिए। ऐसी स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं, ये पूरा प्रकरण दिख रहा है आपको, ऐसी स्थिति में बस ये या इसको हमने उधर भेजा तो देख लीजिए ना यहाँ कि WY बड़ा होना चाहिए Px माइनस WY से, उसको उधर भेजा तो 2WY बड़ा होना चाहिए Px से। अब यदि WY के नीचे हमने Px भेज दिया, ये Px इधर तो उधर नीचे चला गया तो आया 1/2, यानी कि WY बाई Px बड़ा होना चाहिए 1/2 से। इस स्थिति में आप देख रहे हैं W के साथ P को कर दें और इस X के नीचे इस Y को ला दें, यानी इसको लिखने का तरीका बस ये किया है कि W बाई P तो था ही, यहाँ पे X था तो यहाँ वाला Y उठा के इसके नीचे ला दिया, तो ये क्या बना रहा है, W बाई P क्या है बताइए, ये है मैकेनिकल एडवांटेज। और ये X बाई Y क्या है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी इसके द्वारा चली गई, ये वेलोसिटी रेशियो, ये असल में होता है एफिशिएंसी। मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो ही एफिशिएंसी होता है। यानी कि हमने नतीजा निकाला कि इस पूरे का मतलब यही एफिशिएंसी है, यानी कह सकते हैं कि ये जो एफिशिएंसी, ये पूरा एफिशिएंसी है, ये मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो है, तो कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ही ज्यादा होनी चाहिए 1/2 यानी 50%। हमारा ये कहां से आया, जब हमने ये माना कि रिवर्सिबल मशीन में ये शर्त है, यानी रिवर्सिबल मशीन में जो एफिशिएंसी होगी वो 50% से ज्यादा होगी। और मैंने कहा भी था कि किसी भी रिवर्सिबल मशीन के लिए एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि फ्रिक्शनल लॉस कम था। यही चीज आया है फाइनल आंसर, आपको नोट्स में पूरा मिल जाएगा कि एफिशिएंसी शुड बी ग्रेटर देन 50%। किस केस में, फॉर रिवर्सिबल मशीन्स, यानी जो रिवर्स हो सकती हैं। अब जो रिवर्स नहीं होना चाहती है, जिनको फ्रिक्शन के बल पे रोक लिया जाता है, उनके लिए शर्त उल्टा है, यानी सेल्फ लॉकिंग मशीन भी उनको बोलते हैं। नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल मशीन को सेल्फ लॉकिंग मशीन भी बोलते हैं। हमने कोई चीज खींचा ऐसे जैक स्क्रू जैक, कार ऊपर उठी, फिर वहीं पर अपने आप को लॉक कर ली, या रिवर्स होने से मना कर दी, बात एक ही है। रिवर्स होने से मना करना या यहीं पर अपने आप को रोक लेना, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है।
तो दोनों है इरिवर्सिबिलिटी या सेल्फ लॉक कर लेना अपने आप, इसलिए उस मशीन को सेल्फ लॉकिंग मशीन या इरिवर्सिबल मशीन भी कहते हैं। ऐसी मशीनों की शर्त, जो मशीनें लागू प्रयास को हटाने के बाद भी स्थिर रहती हैं, उन्हें स्व लॉकिंग या अपरिवर्तनीय मशीन भी कहा जाता है। उसमें एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन जो होता है ना, वो या तो बराबर या तो ज्यादा होता है आउटपुट एनर्जी, यानी आउटपुट एनर्जी लोड को तो हटाएगी, लेकिन एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन ज्यादा है तो रोक लेगा, सेल्फ लॉक कर देगा, या कम से कम बराबर रहे, दोनों बातें। इसके लिए शर्त वही है कि Px माइनस WI, जो कि फ्रिक्शनल लॉस है, वो ज्यादा होना चाहिए W इंटू वाई यानी आउटपुट एनर्जी से। तो जाहिर सी बात है Px बराबर, इसको उधर भेजे तो 2WI हो गया, यानी यहां पर आ रहा है इस जगह पर क्या कि 1/2, या देखो इसको नीचे भेजे तो 1/2 शुड बी ग्रेटर देन ये, यानी यहां पर आ रहा है कि 1/2 शुड बी ग्रेटर देन, फिर वही आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, यानी 0.5% से कम होना चाहिए एफिशिएंसी को, या बराबर होना चाहिए 0.5 से, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 50% से, यानी एफिशिएंसी जो है वो कम होनी चाहिए किससे, 50% से। एफिशिएंसी शुड बी लेस देन 50%, एफिशिएंसी शुड बी लेस देन 50%, ये होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज का ध्यान रखिएगा यहां पे, बस शर्त इतनी है, क्या ये है सेल्फ लॉकिंग, 50% से कम एफिशिएंसी होगा ही होगा, और वो है रिवर्सिबल जिसमें 50% से ज्यादा होगा। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल क्या होते हैं मशीनें, तो बताना है। अगर 5 नंबर में है तो परिभाषा लिख के ये पूरा बताना है कि इन मशीनों की दक्षता 50% से कम होती है, जबकि रिवर्सिबल वालों की दक्षता 50% से अधिक होती है। चाहे तो आप इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। समझ में आ गई बात यहां पे पूरी क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आंसर यहां नीचे दिए गए हैं, मिला लिए। एक क्वेश्चन बोला गया है कि इट इज फॉर्म्ड दैट इन अ मशीन अ लोड ऑफ 3000 न्यूटन इज रेज्ड बाय एन एफर्ट ऑफ 120, यानी बोला गया कि एक मशीन में ऐसा देखा गया कि 3000 न्यूटन का लोड 120 न्यूटन द्वारा उठाया जा रहा है, काफी अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज है, 120 न्यूटन लगा के 3000 उठाया जा रहा है, एंड अ लोड ऑफ 4000 इज रेज्ड बाय एन एफर्ट ऑफ 160, और 4000 का उठाने के लिए 160 का लोड लग रहा है। कह रहा है इफ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 36, वेलोसिटी रेशियो 36 है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या निकालना है हमको, लॉ ऑफ मशीन का नियम बताइए, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, सबका आंसर भी दिया हुआ है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी मशीन की, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू लोड ऑफ 5500 न्यूटन, 5500 न्यूटन का लोड उठाने के लिए कितने एफर्ट की आवश्यकता होगी। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन। तो इन चारों क्वेश्चन को करने में 1 बाय 1 लॉ ऑफ मशीन बताना सिंपल है, 2 इक्वेशन है हमारे पास, लॉ ऑफ मशीन आसानी से निकल जाएगा। कैसे? सॉल्यूशन पे यदि बात करें, आंसर है आप लोग भी लगा सकते हैं, सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे कैसे करें। तो हमें सबसे पहले एक प्रयास दिया गया है P1, जिस पर लोड W1 3000 उठ रहा है, यानी यहां पे P1 बराबर M W1 प्लस C करें तो ये आ रहा है पहला वाला, यहां पे P1 का वैल्यू कि 120 न्यूटन लगाने पर उठ रहा है कितना, 3000 न्यूटन प्लस C। इसी तरीके से P2 बराबर आ रहा है MW2 प्लस C, यानी 160 न्यूटन लगाया गया तो उठाया गया यहां पे 4000 का लोड प्लस C। यहां पर आप सीधा इसका 2 इक्वेशन है आपके पास, 2 अननोन है, निकाल सकते हैं। अब चाहे इस 120 को 160 बना लीजिए, चाहे उसमें कुछ चेंजिंग कर लीजिए, जो आप सही लगे, जैसे इस इक्वेशन में से इक्वेशन को घटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे बताइए, एक इक्वेशन में से दूसरे को घटा लेते हैं, लेकिन फिर 2 अननोन बच जाएंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस 1, ठीक है ना। अब 2 है क्या, तो 4000 M प्लस C माइनस 3000 M माइनस C बराबर 160 में से 120 घटाए तो 40। यहां से C कैंसिल हो जाता है, 4000 M में से 3000 M यदि जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे
क्या इसमें 4000 में से 3000 गया तो कितना बचा 1000 m बराबर आ गया 40, यानी m बराबर कितना आया तो कहेंगे 40/1000, यानी m जो कांस्टेंट है उस मशीन का उसकी वैल्यू आ रही 40/1000। इसको काटेंगे तो कितना आएगा बताइए 40/1000 कितना आ जाएगा, 4 से अगर काट दें 1/25 आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ यही आएगा आपका 1/25 आ जाएगा। अब देखिएगा ये m का वैल्यू है, अब c कैसे आएगा, तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 कर दीजिए। इक्वेशन 2 में हम जानते हैं कि 160 बराबर m का वैल्यू कितना है 1/25, गुणा आ गया यहाँ पे 4000 प्लस c, यही ना आया, यानी c बराबर कितना होगा, तो इधर भेज दीजिए इसको, तो 25 से इसको काटेंगे 4000 को तो कितना आएगा, यहां से अगर सॉल्व कर लें तो c बराबर कितना हो जा रहा है, रुकिए 4000 डिवाइडेड बाई 25, जो आया इधर माइनस करेंगे वो भी 160 ही आ रहा है, करेंगे c बराबर 0 आ जा रहा है यहां से, यानी c बराबर यहां पर आ जा रहा है 0। यानी मशीन का नियम क्या हुआ, मशीन का नियम क्या हुआ, लॉ ऑफ मशीन यहां से हम लोग का आ रहा है, लॉ ऑफ मशीन वो होता है P बराबर mw प्लस सी। P बराबर यानी जो हम P एफर्ट कोई भी लगाएं तो हमको यहां पर m का वैल्यू 1/25 आप प्लस c का वैल्यू 0 रखेंगे, यानी यही हम लोग का लॉ ऑफ मशीन हो जाएगा, 0 का कोई मतलब, यानी ये आपका m का वैल्यू है, यहां पे w लगा दीजिए w, ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ मशीन। यानी पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे लॉ ऑफ मशीन देखिए P बराबर 1/25W, यही आंसर है हम लोग, ठीक है ना। फिर मैकेनिकल मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकलेगा, अरे लोड लगाने पे जब हम लोड लगा रहे हैं तो कितना उस पर उठाना, मतलब लोड कितना एफर्ट लगाने पर कितना लोड उठा रहा है, वही ना मैकेनिकल एडवांटेज हुआ। तो मैकेनिकल एडवांटेज सिंपली बहुत सारा तरीका है निकालने का, लेकिन आप जो तरीके से चाहें उससे निकालें। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का तरीका हम जानते हैं कि 1/m होता है, आज ही हम लोग देखे हैं मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो 1/m होता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल लॉस को 0 माना जाता है। तो ये भी बात है यहां से कि मैकेनिकल एडवांटेज यदि आपको जानना है तो आप एक चीज देख सकते हैं, यहां पे आ गया कि इसमें फ्रिक्शनल लॉस 0 है, हमारा जो मशीन है उसमें c की वैल्यू 0 आई है, यानी उस मशीन में कोई भी फ्रिक्शन के कारण लॉस नहीं होगा। और ऐसी मशीनों की मैकेनिकल एडवांटेज जो होती है वो मैक्सिमम ही होती है, इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम ही होगा। तो आप या तो कोई भी उठाए गए लोड में डिवाइड कर दीजिए लगाए गए प्रयास से, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे कि भाई लगाया गया उठाया गया भार लगाया गया प्रयास, यही ना मैकेनिकल एडवांटेज होता है, यानी बराबर हो गया उठाया गया जो भार उठाया आपने, कोई 3000 एक बार उठाए थे, एक बार 4000 उठाए थे, तो 4000 अपॉन लगाया गया प्रयास 160 था, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000/160 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया 25। ये C ऑलरेडी 0 है तो फ्रिक्शनल लॉस सही नहीं तो मैक्सिमम ही है। फ्रिक्शनल लॉस होता तो फिर फ्रिक्शनल लॉस को 0 करते, जैसे मान लो ऐसा होता, इसका देखो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला ये होता कि C को 0 करना पड़ता, हो आता तब भी यही आंसर। जैसे मान लो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला तुम क्या पढ़े हो, अभी देखना ध्यान, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या पढ़े हो तुम अभी, ये यही मैक्सिमम मैकेनिकल 1/m है ना, m बराबर 1/25 है, तो यहां पर 1/25 रखोगे तो वही 25 ऊपर चला जाएगा तो वही आ जाएगा 25। तो तुम ये कैसे किए हो, जब तुम C/W को 0 माने हो तब ये आया, लेकिन हमारे में तो ऑलरेडी C 0 है, और अगर नहीं भी होता तो हम मानते कि अभी करंट कंडीशन में हमारी मशीन मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दे पा रही है। जैसे देखो बेटा एक चीज तुम नहीं समझ पा रहे हो, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं ठीक से, आंसर तुम्हारा चलो आ गया, ये सही है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ये आपका जो आया है
ये 25 वो सही है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, क्या तुम्हारी मशीन इस समय मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज दे रही है? तो मैं कहूंगा हाँ दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारी मशीन में C0 है। लेकिन यदि ऐसा होता कि उस मशीन का C0 नहीं होता तो हम कहते हैं कि इस समय का मैकेनिक, जैसे इसी में अगर हम लोग 4000 की जगह 300 या 4000 की जगह 3500 का लोड उठा पाते, कितना? 160 लगा के। रीजन क्या होता कि कुछ एफिशिएंसी या कुछ परसेंट लॉस हो गया फ्रिक्शन में। लेकिन अगर वो लॉस नहीं होता तो मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम यही आता। तो इसलिए अभी भी हमारी मशीन जितना दे सकती है उतना पूरा दे रही है, एफिशिएंट भी है इस समय है। लेकिन अगर सी इसका नहीं सही होता तो कहते यार 24 आ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज, 23 ही आ रहा है, लेकिन 25 तक जा सकता है यदि सी को 0 कर दिया जाए। ये एक हाइपोथेटिकल बात है, वो बात है। यानी यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज 25 हम लोग का आ रहा है। इसको निकालने का दूसरा एमएमएक्स का फॉर्मूला है क्या? अभी डिराइव किए थे 1/m। तो यहां से भी लिखेंगे 1/25, क्योंकि m का वैल्यू 1/25 आया था। m का वैल्यू यहां से आ गया 25, दोनों तरह से आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे आंसर में 25। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है? मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा मैक्स बराबर सॉरी, तो आप आता है ये 1/VR इंटू एम। याद है ये VR इंटू एम आता है। यानी इस केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, तो VR इसका कितना आएगा पहले तो यही जानना है। VR इसका कितना आएगा? VR निकालने का कोई तरीका दिया हम लोगों के पास? VR निकालने का कोई तरीका इसमें दिया है कि लोड कितना मूव करती? VR दिया है 36, डायरेक्ट VR ही दे दिया 36। तो ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो 1/VR 36 इंटू एम का वैल्यू हुआ 1/25, यानी यही 25 ऊपर जाएगा तो 25/36। ये है ईटा मैक्स का फॉर्मूला। ईटा मैक्स का फॉर्मूला है 25/36। 25/36 इसका फॉर्मूला। समझ में आ गई बात यहाँ पे? क्लियर? यानी हम लोग का एक क्वेश्चन में ये भी क्लियर हो गया। हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू रेज लोड ऑफ 5500 न्यूटन? 5500 न्यूटन का लोड उठाना है, कितना आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा? ठीक है, आ जाते हैं। 5500 न्यूटन लॉ ऑफ मशीन हमको पता है। चौथा पॉइंट जो हमसे पूछा है, लोड W उठाना है कितना? 5500 का। P कितना लगाना पड़ेगा? हम जानते हैं P बराबर कितना होता है? P बराबर तो कहेंगे 1/25 इंटू W, यही ना होता है। तो P बराबर 5500/25 करिए, 220 आ गया न्यूटन। ये हमारा चारों आंसर आ चुका है। देखिए ये आया है 220 न्यूटन, 25/36, 25 और। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। मशीन जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन है उसके बारे में सारे टॉपिक कवर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? इन अ सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन, किसी निश्चित वेट लिफ्टिंग मशीन में अ वेट ऑफ 1000 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 25 न्यूटन। यानी 1000 न्यूटन उठाने के लिए 25 न्यूटन की जरूरत होगी, और उस समय वेट जो है 100 mm मूव करता है अपने जहां से लोड, जैसे मान लीजिए हमने उठाया तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मूव्स बाय 8 मीटर। यानी हम 8 मीटर जब हम एफर्ट को खींचते हैं तो लोड 100 mm उठता है। तो वो कह रहा फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, यानी इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज बताना। साथ में बोला है कि वेलोसिटी रेशियो भी बताइए एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन भी बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, सारे बहुत इजीली आ जाएंगे। आंसर आपके सामने नीचे दिए गए। सबसे पहला चीज पूछा हम लोगों से कि इसका क्या पूछा हम लोगों से? फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W/P, यानी उठाया गया भार कितना है हम लोग का? 1000 न्यूटन, बटा P का वैल्यू कितना है? 25, तो ये आ गया 40 मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि पहला आंसर है। दूसरा हम लोग का बोला है वेलोसिटी रेशियो बताने के लिए, ये वो होता है आपका प्रयास द्वारा चली गई दूरी यानी x और भार द्वारा चली गई दूरी y। प्रयास कितना दूरी चल रहा है? तो कह रहा है कि यहां पे while the weight moves up by 100,
जो वेट है वो 100 mm मूव करता है, उस समय वेट को 100 mm, उस समय जो एक्स है वो उड़ जाता है कितना, 8 मीटर, यानी 8000 mm। तो 8000 बटा यहाँ पे 100 mm है, यानी ये कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 80 आ जाएगा, यानी 40 और 80 दो मिल। एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज 40, वेलोसिटी रेशियो 80, यानी 0.5, यानी 50%। सारा ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएंगे तो बड़ा मजा आएगा करने। अगला है, when an effort of 280 Newton is applied to a lifting machine, it is found that out of this 25% effort is lost in friction। यानी किसी, ये क्वेश्चन बोला गया कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला गया क्या, कि जब किसी मशीन पे 280 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो कह रहा है कि 25% जो एफर्ट है वो फ्रिक्शन में लॉस हो जाता है। यानी P जो अप्लाई किया गया, P बराबर 280 न्यूटन, ठीक, फ्रिक्शनल में कितना लॉस हो गया, तो 280 का कितना 25%, यानी 70 न्यूटन लॉस हो गया। P जो आपका एक्चुअल बचा, जो अप्लाई हुआ, वो 280 माइनस 70, यानी कितना बच रहा है आपका 210 न्यूटन एक्चुअल में बचेगा। यानी P आपने 280 अप्लाई किया, C गायब कर दिया उसको फ्रिक्शन में लॉस, बचा 210 न्यूटन। आगे पढ़ते हैं। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 12, वेलोसिटी रेशियो 12 दे रखा है। फाइंड द लोड विच कैन बी लिफ्टेड एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एट दिस लोड। कह रहा है कि इस मशीन द्वारा, देखिए वेलोसिटी रेशियो दे रखा है, कह रहा है इस मशीन द्वारा कितना लोड उठाया जा सकता है वो बताइए, साथ में बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ द मशीन भी इस लोड पर बताइए। कैसे करेंगे इसको बताइए। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमारे पास जो बचा यहां पे 210 न्यूटन का इफेक्टिव फोर्स बचा, वेलोसिटी रेशियो 12 दे रखा है हम लोगों को, वेलोसिटी रेशियो 12। तो एक चीज यहां पर और ध्यान रखिएगा, क्या कि एक चीज जो है आपको समझना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हम लोग का होता है क्या, एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन, वो पहले भी पढ़े हैं, एक्चुअल एफर्ट और आइडियल एफर्ट, ये सब मालूम है ना आपको। पीएफ जो इसमें मैं लिखा हुआ हूं, ये फ्रिक्शनल लॉस है उसमें। एक मिनट रुकिएगा। तो एक कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा हूं समझना पड़ेगा आपको, वो ये रहेगा कि इसको आप जो लिखे हैं कि P बराबर 280 न्यूटन ये लगाया गया है, इसको आप एक्चुअल कर लीजिए, क्योंकि मशीन पर जो पड़ेगा, जिस पर मशीन काम करेगी उसको आइडियल मान लीजिए, ठीक है ना। आइडियल का मतलब हुआ कि मशीन ने कितना प्राप्त किया, वो 210 है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, इन केस ऑफ आइडियल मशीन, आप एक चीज और जान लीजिए। यहां पे हम लोग जानते हैं आइडियल मशीन के केस में कि अलग से एक बात, कि इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 100% होती है, या जिसको कहते हैं 1 होती है। ये आइडियल मशीन के लिए हम लोग जानते हैं। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, तो होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, यही तो होता है। इसके बराबर 1 किसके लिए है, ये आइडियल मशीन के लिए, या आइडियल एफिशिएंसी के लिए, या आइडियल जो एफर्ट लगाया गया उसके लिए, जो मशीन ने एक्चुअल में प्राप्त किया ना। ये एक्चुअल बोलना थोड़ा अलग है, क्योंकि एक्चुअल एक देना होता है एफर्ट,
और एक जो मशीन को मिला लॉस के बाद, उसको आइडियल में बोल रहा हूं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मैकेनिकल एडवांटेज को W/P इंटू VR बराबर 1। ये खास किस मशीन के लिए है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमने माना है कि आइडियल है, 100% एफिशिएंसी। इस केस में अगर हम लोग जानते हैं यहां पे कि आइडियल वाले की वैल्यू कितनी होगी, इस P को इधर भेज दें यदि हम लोग इसके साथ, तो P बराबर यहां से कौन सा P है? तो आप कहेंगे W/P। अब जब एफिशिएंसी 100% है तो वो आइडियल वाला ही P होगा। तो यहां से आइडियल P की वैल्यू जो आती है उस इधर भेज दें इसको, तो W/VR आती है, W/VR आती। समझ में आ गई बात यहां पे? यानी कि अगर आइडियली देखा जाए तो जो 210 न्यूटन है ना, वो असल में W/VR ही है। W बाई उठाया गया वेट अपॉन VR आइडियल 210 के बराबर हो नहीं होगा। भले आपने कुछ भी लगाया हो, तो जो लॉस हुआ उसके बाद W/VR के बराबर ही तो ये 210 होगा। तो एक तरफ से आइडियल एक्चुअल में जो इसको हटाने के बाद आ रहा है वो 210 आ रहा है, और उधर से आइडियल मान के अगर ला रहा है तो फार्मूले में वो आ रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि आइडियली 210 उस W/VR के बराबर होगा। ऐसे केस में इसलिए W बाई जो VR है वो बराबर होगा किसके? 210 के। यानी W बराबर, यानी उस मशीन द्वारा उठाया गया लोड VR I इंटू 210 होगा। VR मशीन का कितना है? दिया गया है VR 12 है, यानी 12 गुणा 210 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25-20 न्यूटन ये लोड वो मशीन उठा सकती है, ये लोड वो मशीन उठा सकती है। देखिए 25-20 न्यूटन आया लोड का वैल्यू, एफिशिएंसी 75% है। अब चूंकि हमने देखिए असल में देखो यार 75% क्यों है एफिशिएंसी? कहोगे सर आप तो एक माने हैं। बेटा ये एक माने हैं इस मशीन को आइडियल बना के 210 वाले के हिसाब से, लगाए तो हम 280। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, एंड एफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी? हमने उस मशीन को जो 70 वो लॉस कर रही थी उसको छोड़ करके जो 210 है उसके आधार पर नाम उसकी एफिशिएंसी को 100% माना है कि नहीं। अगर मानते हैं कि 210 ही लगा आइडियली तब एफिशिएंसी 100%, लगा तो 280 है, 210 के हिसाब से हमने उसको किया था। जैसे कुछ लॉस हो गया उसको हटा दिया दिमाग से, तब हम आगे फॉर्मूला बनाए तो आइडियल मशीन का फॉर्मूला लगा। लेकिन एक्चुअली अगर हम लेके काम करें तो हम लोग जानते हैं कि फिर से एफिशिएंसी बराबर जो होता है वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज कह सकते हैं अपॉन VR। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W/P I इंटू VR। एक चीज बताइए, अब P कौन सा ले? फिर से P यदि हम लोग आइडियल वाला ले लिए तो VR लगाएंगे तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। लेकिन अब हम लोग चूंकि एक्चुअल एफिशिएंसी जाननी है तो W का वैल्यू 25-20 ये मशीन उठा सकती है। और किस लगाए पर? तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये जो मशीन लगा रही है ना W/P, ये P हमको जानना है कि जो हम लगाए हैं वास्तव में जो कि 280, इतना लगाने पर वो लोड उठाइए। हालांकि इसी में 210 आप रखे थे, कब? पीछे इसी फार्मूले में 210 इसलिए क्योंकि हमने उसको आइडियल माना था। लेकिन अब हमने एक्चुअल जो लगाए थे एफर्ट वो रखा है, VR 12 है, यहां से इसका एक्चुअल एफिशिएंसी आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 280 गुणा 12, 0.75 यानी 75%। अब वैसे भी देख सकते हो यार, क्या बोला है कि 25% घर्षण में चला जाता है तो 75% इनएफिशिएंट हुआ आउटपुट में। वो अपन का इसमें निकालना ही नहीं था, 25% कह रहा लॉस हो गया तो 75% ही बचा, वही तो उसकी एफिशिएंसी हुई, दक्षता हुई। नहीं समझे बात?
तो हमेशा ध्यान रखिएगा सिंपल ये भी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लोड विल बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन इफ द वेलोसिटी रेशियो इज 20 एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन और एट दिस लोड 80%। यानी ये एफिशिएंसी को ही बोल दिया 80% है। कितना लोड मशीन द्वारा उठाया जा सकता है 120 न्यूटन के एफर्ट से, वेलोसिटी रेशियो क्या है उसका 20 दे दिया, यानी वीआर दे दिया आपको 20, वीआर दे दिया है 20। इसका जो एफिशिएंसी है ईटा वो दे दिया है 80%, यानी फ्रिक्शनल लॉस उसका जो है वो 20% हो गया है। तो 80% इसकी एफिशिएंसी है। और प्रयास जो बोल रहा है पी वो कितना है 120 न्यूटन। तो ये तो आसान हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी बराबर हम जानते हैं लोड अपॉन पी इंटू वी आर। असल में ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज दोनों में। तो अब डब्ल्यू आप एफिशिएंसी 80% है, यानी हम इसको कह सकते हैं एफिशिएंसी को 0.8 बराबर डब्ल्यू अपॉन पी का वैल्यू कितना है 120 न्यूटन इंटू वी आर दिया है आपका 20। यहां से डब्ल्यू बराबर निकाल लीजिएगा कितना आएगा 120, और ये इधर इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 96 इंटू 20। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपको। ठीक है ना, इतना लोड उठाया जा सकता है उस मशीन से। तो ये था आज का इतना टॉपिक, जिसमें कुछ जो सिंपल न्यूमेरिकल आपके 5 नंबर में आ सकते हैं वो। अभी से मशीन का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, मतलब मशीन कोई भी हो सबके बारे में ये सब चीजें होंगी। अब हम लोग एक एक मशीन को पढ़ेंगे, उसका थ्योरेटिकल फॉर्म, क्योंकि अभी तक कोई भी मशीन हो न्यूमेरिकल ऐसा ही लगभग सबका बेसिक न्यूमेरिकल यही रहेगा। कोई भी मशीन लिफ्टिंग हो सबके लिए, लेकिन एक एक मशीन की लिस्ट बना के उनको पढ़ना है। तो उसको अगली क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।